सभी हॉल में बैठे रिसेप्शन होगी या नहीं इस बात पर चर्चा कर रहे थे। संजना जी बोलती है, देखो शादी तो जल्दीबाजी में हो गई, किसी को बुलाने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हारी बुआ यहाँ थी तो वो शादी में शामिल हो गई, पर बाकी के रिलेटिव्स को तो पता भी नहीं है कि धैर्य की शादी हो गई है और एक बहुत प्यारी सी बहू हमारे घर आई है। तो तुम बताओ अनूप क्या करना चाहिए? सब रिलेटिव्स को रिसेप्शन पार्टी के लिए इनविटेशन भेज दे क्या? उसके रिसेप्शन पार्टी की डेट बताओ। सब बात कर ही रहे थे कि उनके बीच बैठे धैर्य का फोन रिंग करता है। धैर्य फोन देखता है तो उसे रोमी कॉल कर रहा था। वो फोन देखने के बाद जब सर ऊपर उठाता है तो देखता है कि उसके सामने बैठे सभी लोग सब उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो किसी पार्लियामेंट की मीटिंग के बीच अपना फोन साइलेंट करना भूल गया हो और फोन बजने लगा हो। धैर्य सबको बारी बारी देखता है और फिर अपने होठों पर उंगली रख सर हिलाते हुए वहां से उठ थोड़ी दूर जाकर रोमी को कॉल बैक करता है, क्योंकि इतने देर में कॉल कट चुका था। धैर्य रोमी के कॉल उठाते ही बोलता है, हाँ रोमी बोलो, क्या खबर है? रोमी ने बताया, सर वो आपने जैसा कहा था मैंने सब पता करवाया है सर। धानी मैडम तो 5 साल की उम्र के बाद उस दिन अपने घर से बाहर निकली थी जिस दिन आपकी शादी हो रही थी। धैर्य को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि कोई इतने सालों तक बिना किसी से मिले सिर्फ अपने घर पर कैसे रह सकता है। धैर्य रोमी से पूछता है, और कुछ रोमी? रोमी ने कहा, नहीं सर मेम के बारे अभी तो और कुछ भी नहीं पता चला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। धैर्य रोमी से फिर प्रिया के बारे में पूछता है, और प्रिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ है वो, और वो शादी के दिन शादी में क्यों नहीं पहुंची, तुम्हें पता चला? रोमी ने कहा, सर वो प्रिया का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी उसके ही फ्लैट में मिली है सर। आप आज की न्यूज देखिए, प्रिया के मर्डर में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्रिया का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर धैर्य परेशान होकर रोमी से बोलता है, उसका मर्डर किसने किया है और मेरा नाम इसमें कौन इन्वॉल्व कर रहा है? रोमी ने आगे कहा, सर अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला है। धैर्य, क्या इन सब में धानी हो सकती है? मुझे नहीं लगता सर कि मैडम का इन सब में कोई रोल भी हो सकता है, क्योंकि मैडम और प्रिया का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। रोमी धैर्य के सामने अपना ओपिनियन रखता है, ठीक है तुम्हें जैसे ही कुछ एविडेंस मिले मुझे इन्फॉर्म करो। धैर्य रोमी से कहकर कॉल कट कर देता है। धैर्य रोमी से बात कर कॉल कट कर वहीं खड़े खड़े अपने सर पर फोन से मारते हुए खुद से बोलता है, जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी उसी दिन प्रिया का मर्डर हो जाता है। यानी कि मेरी होने वाली वाइफ को कोई मार देता है। इसका मतलब ये है कि कोई मेरा ऐसा दुश्मन है जिसने प्रिया को मारा है और इसमें मुझे फंसाना चाहता है। और अगर उसे ये पता चलता है कि उस दिन मेरी शादी हो गई थी और मेरी बीवी है तो वो उसे भी मारने की कोशिश जरूर करेगा। और अभी तो शायद ज्यादा किसी को ये पता नहीं है कि उस दिन मेरी शादी हुई भी थी या नहीं, लेकिन अगर ये रिसेप्शन होती है तो सिर्फ उस दुश्मन को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी शादी हो गई है और धानी की जान को खतरा भी बढ़ जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। धैर्य वहां से सबके बीच आते हुए कहता है, नहीं होगी ये रिसेप्शन। सब अपने पीछे से आए धैर्य की आवाज सुनकर उसके तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। क्यों भाई क्यों नहीं होगी रिसेप्शन, ये बताने का कष्ट करेंगे आप? दादू धैर्य की बात पर छिड़कर पूछते हैं। वो दादू, मैं कह रहा था कि अभी तो धानी ठीक नहीं है, उसे तो भाभी ने ही 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट कहा है, उसे बेड से उतरना भी माना है। तो ऐसे में अगर अभी रिसेप्शन होती है तो धानी को इन सब के वजह से कहीं और तकलीफ ना हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था, बाकी रिसेप्शन का क्या है, वो तो धानी के ठीक होने के बाद भी हो सकता है। और रिसेप्शन क्या, आप चाहे तो शादी ही दोबारा करवा देना। सब धैर्य के बात से एग्री करते हैं तो दादू उठते हुए कहते हैं, तो अब धानी के ठीक होने के बाद ही रिसेप्शन होगी, तो अभी की डिस्कशन को यही ड्रॉप करते हैं, जाओ सब सो जाओ, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। दादू बोलते हुए दादी का हाथ पकड़ अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। दादू को जाता देख आकांक्षा और आकृति भी सबको गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में सोने चली जाती है। संजना जी अनहिता को अपने कमरे में लेकर जाती है। यहाँ हॉल में अब सिर्फ धैर्य और अनूप ही बचे थे। अनूप धैर्य के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, क्या बात है, थोड़ा टेंशन में लग रहा है, बता मुझे। धैर्य अनूप को देखता है, फिर जाकर हॉल में लगे टीवी को ऑन करता है और उसमें न्यूज चैनल लगाता है। न्यूज चैनल पर प्रिया के मर्डर के बारे में बड़े बड़े हेडलाइन में बताया जा रहा था। हेडलाइन में लिखा था, एक लड़की की डेड बॉडी मिली उसके ही अपार्टमेंट से और सूत्रों से पता चला है कि ये लड़की शिखावत एम्पायर की एक न्यू एम्प्लॉय है। इसका नाम
प्रिया सोलंकी है और ये बात भी सामने आई है कि इस लड़की की शादी 2 दिन पहले धैर्य शेखावत से होने वाली थी। तो क्या धैर्य शेखावत की शादी नहीं हुई तो कैसे हुई इस लड़की की मौत? क्या शादी ना करने के लिए धैर्य शेखावत ने ही इसका मर्डर कर दिया है? क्योंकि धैर्य शेखावत किस नेचर के हैं आप सभी जानते हैं। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब इनमें से किसी का भी नहीं। पर आप फिक्र ना, एपीएन न्यूज का काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना। तो आप बने रहे एपीएन न्यूज के साथ। इसी तरह की न्यूज हर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। अनूप न्यूज देखकर टीवी बंद कर देता है। तुम टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ, मैं देखता हूँ। अनूप धैर्य को कंधे से पकड़ अपने तरफ कर उससे कहता है, पर भाई मैंने कहा ना, तुम जाओ और जाकर सो जाओ और धानी का भी ध्यान रखना। अनूप धैर्य को उसके कमरे में भेज देता है और खुद किसी को कॉल कर बात करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। संजना जी के कमरे में संजना जी और अनहिता बेड पर बैठे हुए थे। संजना जी अनहिता से बोलती है, देख अन्नी अनहिता, हमें धैर्य और धानी को करीब लाना होगा और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पर मासी माँ, धैर्य तो धानी से प्यार करता है ना? नहीं ना बेटा। संजना जी शादी से अब तक की सारी बातें अनहिता को बताती है। अनहीना संजना जी के सारी बातें गौर से सुनकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप देखिए मासी माँ, मैं क्या करती हूँ। धैर्य अगर धानी के प्यार में पागल नहीं हो गया तो आप मेरा नाम बदल देना। मगर बेटा तुम करने क्या वाली हो ये तो बताओ, तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। अनहिता उन्हें अपना प्लान बताना शुरू करती है। अनहिता प्लान जैसे जैसे बताती जाती है संजना जी की मुस्कान बड़ी होती जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और अनहिता कहती है, मासी माँ कल देखिएगा कैसे धैर्य धानी के आगे पीछे घूमता है। अनहिता संजना जी को सोने को बोल अपने कमरे में आती है तो उसे अनूप कहीं नहीं दिखता है। तो वो अनूप कॉल करती है। अनूप की कॉल रिसीव करने पर, कहाँ हो तुम? मैं पूरे कमरे में देख चुकी हूँ। उधर से अनूप, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, तुम सो जाओ, मेरा काम होते ही मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है बोल दोनों फोन कट कर देते हैं। फिर अनहिता जा सो जाती है। धैर्य अपने रूम में आता है। धैर्य अभी कुछ सोच रहा था। वो देखता है कि धानी बेड के किनारे आ गई है और कभी भी गिर सकती है। तभी धानी करवट लेती है। धानी नीचे गिरती उससे पहले ही धैर्य उसे गिरने से पहले थाम लेता है। फिर उसे बेड के बीच में सुलाता है। धैर्य धानी के पैरों से उसकी पायल निकालता है और उसके पैरों के नीचे पिलो रख देता है ताकि धानी को कोई प्रॉब्लम ना हो सोते समय। फिर धैर्य एक पिलो और चादर उठाकर काउच पर जाकर लेट जाता है और एकटक नजरों से धानी को देखते हुए ही कब वो नींद की आगोश में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। धैर्य अपने कमरे में आता है और वार्डरोब से अपने नाइट सूट लेकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर में शावर लेकर बाहर आता है और बेड से एक पिलो और कबर्ड से एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर काउच पर सोने के लिए चला जाता है। धैर्य काउच पर पिलो रखता है और ब्लैंकेट ओढ़कर जैसे लेटता है उसे पायल की आवाज आती है। वो देखता है धानी करवट ले रही है। धैर्य देखता है कि धानी एकदम बेड के किनारे पर सो रही है और अगर धानी करवट लेती है तो वो सीधे फर्श पर गिर जाएगी। धैर्य जल्दी से उठकर धानी के पास जाता है और जैसे धानी गिरने वाली थी धैर्य उसे पकड़ लेता है। फिर उसे संभाल कर बेड के बीचों बीच आराम से सोला देता है। फिर धानी के पैरों से उसकी पायल निकाल देता है और उसके पैरों के नीचे एक सॉफ्ट पिलो रख देता जिससे उसके पैरों में दर्द ना हो और वो आराम से सो सके। धैर्य फिर वापस सोने के लिए जाने लगता है तो धानी खुद को सिकुड़ लेती है। धानी घुटनों को अपने सीने से सटा लेती है। धानी इस समय किसी खरगोश के जैसे लग रही थी, जैसे बेड पर एक लड़की ना सोकर एक छोटा सा खरगोश सो रहा हो। धैर्य उसे ऐसे देख स्माइल करते हुए ही आकार काउच पर लेट जाता है और धानी को पलक निहारने लगता है। उसी तरह धानी को निहारते हुए ही धैर्य भी नींद की आगोश में चला जाता है। इधर शेखावत मेंशन में सब चैन और सुकून की नींद सो रहे थे तो वहीं अनूप प्रिया के अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स अभी भी मौजूद थे जो किसी सेंसेशनल न्यूज के इंतजार में थे। जैसे अनूप वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया के अपार्टमेंट के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। अनूप जाकर एक पुलिस ऑफिसर जो रास्ते को ब्लॉक कर खड़ा था उसे हटने के लिए बोलता है। एक तो अनूप अभी अभी मुंबई ट्रांसफर होकर आया था और अनूप इस टाइम सिविल ड्रेस में था, इसलिए वो ऑफिसर अनूप को पहचान नहीं पाता है और अनूप को डांटते हुए बोलने लगता है, अबे जाना कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ये कोई घूमने की जगह नाशी जो मुंह उठाए चाला या अट्ठे और हटने के लिए कह रहा मारे से अबे जा नहीं हटता। ये देख मारी वर्दी के नाम लिखा से सब इंस्पेक्टर हवा सीन 2-4 ऐसे ऐसे केस लगाकर अंदर डाल दूंगा थारे को की सारी जिंदगी अपने घर वालों और बीवी बच्चों की शकल भी ना देख पावेगा। अनूप जो धैर्य के बारे में न्यूज देखकर पहले ही परेशान था, उस पर इस ऑफिसर की बातें उसका खून जला देती है और गुस्से से उस ऑफिसर का कॉलर पकड़ लेता है और जैसे कुछ बोलने जाता है कि पीछे एक सीनियर ऑफिसर आकर उसे रोकते हुए बोलता है, सर इसे छोड़िए, जाने दीजिए, डीसीपी सर आपका ही वेट कर रहे हैं, अंदर चलिए। अनूप सीनियर ऑफिसर की बात सुन हवा सिंह को घूरते हुए अंदर केस से रिलेटेड बात करते हुए अंदर चला जाता है।
अनूप के वहां से जाते ही हवा सिंह अपने एक चमचे कांस्टेबल से पूछता है, ये कौन था बे, इसने मारी कॉलर पकड़ने की हिम्मत की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे आपको नहीं पता सर, यही तो है वो हमारे एसीपी सर है जो 2 दिन पहले ही दिल्ली से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। हवा सिंह जब सुनता है कि जिसे अभी वो जेल में डालने की धमकी दे रहा था वो नया आया हुआ एसीपी है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो खुद से ही बोलता है, साला ये तो एसीपी निकला, बचकर रहना पड़ेगा इससे। अभी अभी यहाँ पर दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए एसीपी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि एसीपी के आने के बाद ये प्रिया मर्डर केस कौन सा रुख लेती है। और क्या धैर्य शेखावत ने प्रिया का मर्डर किया है या फिर ये सिर्फ उनको फंसाने की साजिश है, ये जल्द ही सामने आएगी। वहां खड़े सारे रिपोर्टर्स जल्दी न्यूज कवर करने लगते हैं। अंदर जाकर अनूप डीसीपी को सैल्यूट करता है। डीसीपी हाँ में सर हिलाता है, फिर अनूप से हाथ मिलाते हुए बोलने लगता है, आइए एसीपी अनूप यादव, आपका हमारे मुंबई शहर में स्वागत है। मैंने सुना है आज तक आपने जितने भी केस अपने हाथ में लिए हैं वो सब वक्त से पहले सॉल्व किया है। देखते हैं आप इस केस को कितने टाइम में सॉल्व करते हैं। पर इतना याद रखिएगा एसीपी, इस केस में बिजनेस किंग धैर्य शेखावत इन्वॉल्व है, तो आप ये केस थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके मुंबई की पहली केस आखिरी ना बन जाए। अनूप स्माइल करते हुए बोलता है, आप इसकी फिक्र ना करें सर, मैं अपने तरीके से केस हैंडल करता हूं और मेरे काम के बीच कोई टांग अड़ाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और प्लीज सर, अभी धैर्य शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसे अभी से दोषी ठहराना गलत होगा। अनूप अच्छे से समझ रहा था कि डीसीपी उसे डराने की कोशिश कर रहा है। डीसीपी गौर से अनूप को देखता है जिसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नजर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अपने तरीके से ही केस हैंडल करिए। अनूप एक ऑफिसर के पास जिसका नाम गौतम सिंधे था जाकर उससे पूछता है, बॉडी कहाँ है सर? बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अनूप, मर्डर कैसे हुआ, कुछ पता चला? गौतम सर, लड़की को किसी तेज धार वाले चाकू या किसी खंजर से मारा गया है और सर ऐसा लगता है चाकू को पेट में घोप कर घुमा दिया गया है जिससे सारी इंतिया कट गई है और शायद स्पॉट पर ही लड़की की मौत हो गई है। अनूप चारों ओर एक सरसरी निगाह डालते हुए, और कुछ मिला क्या, जैसे खून कहाँ पर हुआ और वो खंजर जिससे मर्डर हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं ढूंढ रहे हैं, गौतम अनूप को बताता है। अनूप बाहर जाते हुए गौतम से, ठीक है, जैसे कुछ मिलता और ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है मुझे इन्फॉर्म करना। ओके ओके सर। अनूप को देखते ही सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ कर आते हैं, लेकिन अनूप उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर देता है। अनूप अपने कार की तरफ जाने लगता है कि उसे कुछ सुनाई देता है जो सब इंस्पेक्टर हवा सिंह बोल रहा था। मुझे तो लगता है जैसे उस धैर्य शेखावत के लक्षण हैं। उसने इस लड़की के साथ भी रात गुजारी होगी और ये लड़की पेट से हो गई होगी, और जब इसने उससे शादी के लिए कहा होगा तो वो इसे पैसे वैसे देकर अपना पत्ता झाड़ना चाहता होगा, लेकिन जब ये नहीं मानी तो मार दिया साले ने। हवा सिंह की बातें सुन जैसे अनूप पागल ही हो गया था। अनूप हवा सिंह के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है, कभी उसके मुंह पर तो कभी उसके पेट पर मुक्के बरसाने लगता है। कई ऑफिसर मिलकर भी अनूप को उससे दूर नहीं कर पा रहे थे। क्या कहा तूने? धैर्य के लक्षण ठीक नहीं है, उसके गिरेबान में झांकने से पहले तुम खुद को देखो कि कहीं तुम्हारा गिरेबान तो फटा हुआ नहीं है। बोलते हुए भी अनूप उसे मारे जा रहा था। गौतम सर, सर उसे छोड़िए, सारी मीडिया न्यूज कवर करने पर लगी है सर, उसका कुछ नहीं जाएगा, पर आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे सर, आप जाए सर, मैं यहाँ देखता हूँ, आप जाए। अनूप आकर अपनी कार में बैठ घर जाने के लिए निकल जाता है। गौतम भी हवा सिंह को वहां वैसे ही छोड़कर अपना काम करने चला जाता है। हवा सिंह, बड़ी आग है तुझमें एसीपी, उस धैर्य शेखावत के लिए तूने मारहे को मारा, अब देख कैसे मैं उस धैर्य शेखावत को थारे आंखों के सामने गिरफ्तार करवाता हूँ। सुबह जल्दी ही धैर्य की आंख खुल जाती है और वो सुकून से सोती हुई धानी को बड़े प्यार से निहारने लगता है। तभी उसके कमरे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है जिससे धानी नींद में कसमसाने लगती है। तो धैर्य छिड़कर जाकर डोर खोलता है तो आकांक्षा डोर पिट रही थी और सामने आकृति, आकांक्षा, अनहिता, संजना जी, दादू दादी और अनूप खड़े थे और आकृति के हाथ में एक रेड वेलवेट केक था। धैर्य की डोर खोलते ही सब धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं धानी अभी तक सो रही है। लो, हम सब इनको सरप्राइज देने के लिए आए हैं और ये है कि अभी तक सो रही है। तभी सबकी आवाजें सुनकर धानी अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ जाती है तो सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे धानी। सुबह धैर्य की धानी से पहले आंख खुल जाती है। धैर्य करवट लेता है तो उसके आंखों को एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। धैर्य देखता है धानी अपने एक हाथ को अपने गाल के नीचे दबाए घुटने को सीने से लगाकर किसी खरगोश के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे जिससे धैर्य धानी का आधा चेहरा ही देख पा रहा था। धानी के चेहरे पर बिखरे बाल हवा से कभी ऊपर उड़ जाते तो कभी उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। धैर्य काउच पर बैठे बैठे ही फूंक मार कर धानी के चेहरे से बाल को
उड़ाने की कोशिश करने लगता है। धैर्य फूंक मार ही रहा था कि उसकी नजर फर्श पर जाती है और वो देखता है कि बेड के और काउच के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 कदम की होगी और वो बेवकूफों की तरह इतने दूर से फूंक मार रहा है। धैर्य खुद को देखता है तो उसने अपने होठों को गोल कर फूंक मारने ही वाला था। धैर्य अपने होठों को ठीक करता है और अपने ही सर पर चपत लगाकर हंसने लगता है। फिर अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर सोती हुई धानी को निहारने लगता है। फिर उठकर धानी के पास जाकर उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपनी उंगली से हटाता है और उसे देखते हुए कब धैर्य धानी के चेहरे पर झुकने लगता है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी कोई उनके डोर पर जोर जोर से पीटने लगता है। धैर्य छिड़कर डोर खोलने जाता है। जब धैर्य डोर खोलता है तो आकांक्षा, जो डोर की तरफ न देखकर दूसरे तरफ देख डोर पिट रही थी, धैर्य के डोर खोलते ही उसके चेहरे को पीटने लगती है। क्या कर रही है ये? डोर नहीं, मेरा मुंह है। मेरी नाक तोड़ेगी क्या वो? सॉरी भाई, मुझे लगा डोर है। आकांक्षा अंदर झांकते हुए ही धैर्य से बोलती है। धैर्य देखता है कि आकांक्षा, आकृति, अनहिता, संजना जी, दादू दादी और अनूप पूरी की पूरी पलटन धैर्य के कमरे के डोर पर खड़ी थी और आकृति ने अपने हाथों में एक रेड वेलवेट केक पकड़ रखा है। अनूप तो खड़े खड़े उंग रहा था, वो तो सही से अपने आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। सब धैर्य को धक्का देकर धड़धड़ाते कमरे के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि धानी तो बड़े आराम से सो रही है। अल्लो, हम सब इसे सरप्राइज देने के लिए सुबह से इतना कुछ कर रहे थे और ये तो बड़े आराम से सो रही है। आकृति धानी को सोता देख सबसे बोलती है। संजना जी की नजर काउच पर रखे चादर और पिलो पर जाती है तो वो अनहिता को हल्के से मार कर दिखाती है। क्या है मासी माँ, उधर देखो। अनहिता काउच की तरफ देखती है, फिर बारी बारी कर सबको दिखाती है। सब काउच की तरफ देखते हैं, फिर धैर्य को बड़ी बड़ी आंखें कर घूरने लगते हैं। धैर्य सबके घूरने से हड़बड़ा जाता है। वो धानी आराम से बेड पर सो सके इसलिए मैं काउच पर सो रहा था। वो क्या है ना, अगर गलती से मुझसे धानी को लग जाती तो इसलिए बस में धैर्य अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि सब उसे छोड़ धानी को देखने लगते हैं, जो सबकी आवाजें सुनकर उठ जाती है। धानी छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है तो सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे। धानी सबके चिल्लाने से थोड़ा डर जाती है तो आकृति केक आकांक्षा को पकड़ा कर धानी को जाकर हक करते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, भगवान जी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। धानी आकृति से अलग होकर अपने हाथ को अपने सर से नीचे तक घुमाती है, फिर खुद को दिखाकर फिर अपनी उंगली से आकृति के ऊपर रोक देती है। आप मेरी पूरी दुनिया हो, अगर आप मेरे साथ मेरे पास हो तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। आकृति मुस्कुराते हुए धानी के गाल थामते हुए बोलती है, हाँ मैं तेरी दुनिया हूँ, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ खड़े सभी लोग सबको दिखाते हुए तुम्हारी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं। क्या तुम इन्हें हमारी दुनिया में शामिल करोगी? अनहिता धानी को इशारे में बात करता देख संजना जी को देखती है तो संजना जी, जो अनहिता के हाथ पकड़ी हुई खड़ी थी, वो हल्का सा दबा देती है तो अनहिता भी उस टाइम चुप रहना ही ठीक समझती है। धानी सब को देखती है, फिर आकृति को देखती है। आकृति अपनी पलकें झपका देती है तो धानी सबके तरफ अपनी बाहें फैला देती है। आकांक्षा अनहिता जाकर धानी के गले लग जाती है। संजना जी और दादी धानी के माथे को चूम लेती है और केक आगे कर काटने को बोलती है। केक देखकर धानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से केक कट करती है। सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, फिर धानी आकृति को खिलाती, फिर आकांक्षा को खिलाती है, फिर धानी केक अनहिता के तरफ बढ़ा उसे देखने लगती है तो अनहिता आगे बढ़कर केक खाते हुए बोलती है, मैं अनहिता हूँ, धैर्य को दिखाते हुए, धैर्य की भाभी हूँ, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। धानी हाँ में सर हिलाने लगती। सब धानी को खुश देखकर सभी को खुशी होती है। धानी सबको बड़ी डॉट 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 बारी केक खिलाती है। जब धानी केक अनूप को खिलाने के लिए देखती है तो अनूप उंगते हुए दादी के कंधे पर सर रखकर सो रहा था। धानी सबको तो केक खिला देती है, अब सिर्फ अनूप और धैर्य ही बचे थे केक खाने के लिए। लेकिन जब धैर्य को केक खिलाने की बारी आती है तो सब उसे देख मुस्कुराने लगते हैं। धैर्य खुद नीचे झुक उसके हाथ से केक खा लेता है, फिर उसे भी खिला देता है। अनहिता संजना जी के कान में, मासी माँ, ये इतना बोरिंग कब से हो गया, अपनी ही बीबी को केक खिला रहा है ना। संजना जी, वही तो इसकी लाइफ में धानी के साथ रोमांस भरना है हमें। हाँ, धानी देखती है अब सिर्फ अनूप
को केक खिलाना बाकी है तो धानी अनूप को देख सबकी तरफ देखती है तो अनीता अनूप को दिखाते हुए मेरे पति है। धानी अनूप को देखते हुए खिलखिलाकर हंस देती है। उसके हंसने से अनूप अपने आंखें खोल उसे देखता है, फिर उसके हाथ से केक खा लेता है। दादू अनूप को मारते हुए बोलते हैं, जाओ जाकर सो जाओ और तुम सब भी नीचे चलो, सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली है, चलो सब जाने लगते हैं। तो संजना जी धैर्य से बोलती है, धानी को लेकर नीचे आ जाना है, अभी उसके रेडी होने में हेल्प कर दो, बोल सबके साथ वो भी चली जाती है। धैर्य धानी को गोद में उठाकर बाथरूम में छोड़ देता है। आकृति जो धानी के साथ कमरे में ही रुक गई थी, धैर्य उससे बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है धानी के बारे में। आकृति भी हाँ बोल देती है। तभी धानी बाथरूम के डोर पर नॉक करती आकृति जाकर देखती है तो धानी अपने कपड़े मांगती है। आकृति धानी को कपड़े देती है। धानी कपड़े पहनकर बाथरूम का डोर खोल देती है तो धैर्य धानी को देखता ही रह जाता है। धानी ने लाइट पिंक कलर की अनारकली स्लीवलेस ड्रेस पहने हुई थी। उसका चेहरा तुरंत नहाने से दमक रहा था, उसके बालों से पानी झरकर फर्श पर गिर रहा था। धैर्य को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है और अपनी पलकें झपकेगा और ये लम्हा कहीं गायब हो जाएगा। आकृति धैर्य को आवाज देती है, धैर्य धानी को यहाँ ले आए। आकृति ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। आकृति की बात सुन धैर्य अपने सेंस में आता है और जाकर धानी को गोद उठाकर ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बिठा देता है। फिर मुड़ कर जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर ड्रेसिंग टेबल पर रखे सिंदूर की डब्बे से एक चुटकी सिंदूर लेकर धानी की मांग भर देता है। फिर बाथरूम में घुस जाता है। वही अनूप अपने कमरे जाकर सो जाता है और बाकी सब नीचे लिविंग एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। संजना जी दादू और दादी को चाय देती है और अनीता के साथ ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जाने लगती है। तभी डोर बेल बजता है। अभी इतनी सुबह कौन आया होगा। संजना जी डोर ओपन करने जाने लगती है तो अनीता उन्हें रोक खुद डोर ओपन करने जाती है और जब अनीता डोर ओपन करती है तो सामने पुलिस की पूरी टीम खड़ी थी। धानी बाथरूम का डोर खोलकर बाहर आती है और डोर पर अपने हथेली से 2 बार मरती है, जिससे धैर्य और आकृति दोनों बाथरूम के डोर पर धानी को खड़े देखते हैं। धैर्य धानी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। धैर्य धानी को देखने में इतना खो गया था कि आकृति जो उसे कब से आवाज दे रही थी उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। धानी इस वक्त बाथरूम के डोर पर दीवार के सहारे खड़ी धैर्य को ही देख रही थी। धानी ने लाइट पिंक कलर की अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल भीगे और खुले हुए थे और उनमें से पानी झरकर फर्श पर गिर रहा था और अभी अभी नहाकर आने से धानी का चेहरा किसी हीरे की तरह दमक रहा था। धैर्य आपालक धानी को निहार रहा था। तभी वो आकृति के जोर से आवाज देने से अपने सेंस में आता है और आकृति की तरफ देखता है, जैसे उससे पूछ रहा हो क्या हुआ। आकृति को धैर्य को देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर धैर्य को धानी को ड्रेसिंग टेबल के पास लाने के लिए बोलती है। धैर्य धानी के पास जा उसे अपने गोद में उठा लेता है और धानी को ड्रेसिंग टेबल पर लाकर बैठाकर वापस जाने लगता है। धैर्य जो वापस मुड़कर जाने लगता है, फिर कुछ सोचकर वापस धानी के पास आता है। आकृति जो धानी को रेडी करने लगती थी वो धैर्य को वापस आता देख रुक जाती है और धैर्य को देखने लगती है। धैर्य धानी के पास आकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे सिंदूर की डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर उठाकर धानी के मांग में भर देता है। फिर बाथरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन आकृति की बात सुनकर वहीं पर रुक जाता है। आकृति तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। धैर्य मुड़कर धानी की ओर देखने लगता है। धैर्य धानी को शीशे में देखता है, जो अपने नाक पर गिरा सिंदूर अपनी उंगली में लेकर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। आकृति बताना मुस्कुरा क्यों रही है। धानी अपने मांग में भरे सिंदूर को दिखाती है, फिर नाक पर गिरे सिंदूर को दिखाती है और अपनी उंगली अपने दिल के जगह पर रखती है और इशारे में बताती है कि मंदिर में पूजा के बाद जब धैर्य ने उसकी मांग भारी थी और सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया था तो पंडित जी ने कहा था, जब पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है और वो सिंदूर पत्नी के नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब यह है कि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उनका पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 1 या 2 जन्म के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए बंध गया है। धैर्य धानी की पूरी बात तो नहीं समझ पाता है, लेकिन धानी ने जो सिंदूर को मांग से लेकर दिल पर रखा था वो देखकर धैर्य मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस जाता है। आकृति धानी के बातों समझकर मुस्कुराकर उसे रेडी करने लगती है। वहीं नीचे जब अनीता डोर खोलती है और सामने 7-8 पुलिस ऑफिसर को देखती है तो थोड़ा चौंक जाती है और वैसे ही उनसे पूछती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर आगे आके बोलता है, मैम हम अनीता की तरफ एक पेपर बढ़ाकर मिस्टर धैर्य शेखावत का अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं, आप उन्हें बुला दे। उस ऑफिसर की बात सुन वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दादू जो चाय पी रहे थे वो अनीता के पास आकर उसके हाथ से वो पेपर लेकर पढ़ने लगते हैं और अनीता से कहते हैं, जाओ जाकर अनु को बुलाकर लाओ। अनीता भी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे की तरफ अनूप को बुलाने के लिए चली जाती है। संजना जी भी दादू के हाथ से वो पेपर लेकर पढ़ने लगती है।
फिर उस ऑफिसर से बोलती है ये गलत है, मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अनहिता कमरे में आकर अनूप को उठाने लगती है, लेकिन अनूप अनहिता को ही कमर से पकड़कर खुद के ऊपर गिरा लेता है और उसे किस करने को आगे बढ़ता है। तब अनहिता बोलने लगती है, छोड़िए मुझे और नीचे चलकर देखिए घर पर पुलिस आई है। अनहिता की बात सुनकर मानो अनूप की सारी नींद और रोमांस ही कहीं उड़ गई हो। वो तुरंत अनहिता को छोड़ उठकर बाथरूम में भाग जाता है और चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारकर जल्दी से नीचे की ओर भागते हुए चले जाता है। साथ ही किसी को मैसेज भी कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स के साथ या गौतम और हवा सिंह दोनों ही थोड़ी देर में अनूप को कॉल कर रहे थे, लेकिन अनूप का फोन साइलेंट पर होने से अनूप कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों के ही कॉल करने की इंटेंशन अलग अलग थे। जहां गौतम परेशान था कि प्रिया मर्डर केस अनूप के हाथ में है, फिर भी उसे बिना बताए दूसरे पुलिस ऑफिसर्स धैर्य को अरेस्ट करने गए हैं, तो दूसरी तरफ हवा सिंह इसलिए धैर्य को कॉल कर रहा था कि उसकी आंखों के सामने धैर्य को अरेस्ट किया जाए। यही सोच हवा सिंह दिल ही दिल में हंस रहा था। अनूप भाग दौड़ते हुए लिविंग एरिया में आता है। उसे इस वक्त शेखावत मैंसन में और ऐसे कपड़ों में देख वहां आए सभी पुलिस ऑफिसर्स चौंक जाते हैं। सब आंखें फाड़े अनूप को वहां देख रहे थे। सबसे ज्यादा तो हवा सिंह और गौतम। अनूप ने अभी एक लूज टी शर्ट और लूवार पहनकर नीचे आया था। अनूप संजना जी से अरेस्ट वारंट लेकर पड़ता है, फिर अनहिता के कान में धीरे से कुछ बोलता है तो अनहिता चुपचाप वहां से धैर्य के कमरे में चली जाती है। वहां धानी अब तक पूरी रेडी हो गई थी और धैर्य का ही वेट कर रही थी। अनहिता कमरे में आकर धैर्य कहाँ है पूछती है तो धानी अपनी उंगली बाथरूम की ओर दिखा देती है। तो अनहिता बाथरूम के डोर पर नॉक करती है। धैर्य, तुम्हें तुम्हारे भैया जल्दी नीचे बुला रहे, जल्दी आओ। जी भाभी आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। धैर्य बाथरूम के अंदर से ही जवाब देता है, जिसे सुन अनहिता आकृति के पास आकर उससे कहती है, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों कमरे से बाहर मत निकलना, मैं यही नाश्ता भेज रही हूँ, तुम दोनों खा लेना। बोल अनहिता कमरे से चली जाती है। अनहिता के जाने के बाद धानी आकृति से हाथ के इशारे से पूछती है, क्या हुआ? तो आकृति अपने कंधे उचका देती है, मुझे क्या पता। धैर्य बाथरूम से निकलकर धानी के पास आता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लाकर बैठा देता है। फिर आकृति से बोलता है, इसका ध्यान रखना। फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। वही धानी और आकृति उसे जाते हुए देखती रह जाती है। धैर्य जब नीचे आता है तो उसकी नजर सामने मेन डोर के पास खड़े पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है, लेकिन उन्हें देखकर भी धैर्य के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है और वो जाकर अनूप से पूछता है, आपने मुझे बुलाया भाई? धैर्य के मुंह से अनूप के लिए भाई शब्द सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर्स को शॉकर लगता है और हवा सीन की तो पूरी हवा ही निकल जाती है। अनहिता आकृति से बोलती है, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यही भेज रही हूँ, खा लेना। बोलकर अनहिता नीचे चली जाती है। अनहिता भाभी के जाने के बाद धानी आकृति से हाथ के इशारे से पूछती है, क्या हुआ है? तो आकृति अपने कंधे उचका देती है, मुझे क्या पता, जाकर देखूं क्या? एक बार आकृति आगे बढ़ते हुए बोल अनहिता भाभी के पीछे जाने लगती है तो धानी आकृति का हाथ पकड़ उसे अनहिता के पीछे जाने से रोक देती है और अपने हाथ के इशारे से बोलती है, भाभी ने मना किया है, ना जाने से आप जाएंगे तो उनको बुरा लग सकता है ना, तो आप मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ, अब तो ठीक है ना? आकृति धानी से बोलती है तो धानी हाँ में गर्दन हिलाने लगती है। तभी बाथरूम का डोर खोल धैर्य बाहर आता है। धैर्य ने ग्रे कलर की बिजनेस सूट पहन रखा था। धैर्य धानी की ओर आता है और धानी को गोद में उठा लेता है। धानी बस धैर्य को देखती रही जाती है। धैर्य ग्रे कलर की 3 पीस सूट में जहर लग रहा था, हाथ में वॉच, बाल जेल से शेड किए हुए थे। उसकी हल्की हल्की वियार उसके चेहरे को और हैंडसम बना रही थी। धैर्य धानी को लाकर बेड पर बैठा देता है और आकृति से बोलता है, इसका ध्यान रखना। फिर धानी का चेहरा प्यार से छू कर चला जाता है और वहीं धानी और आकृति अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर धैर्य को जाते हुए देखती रहती है। फिर धानी अपने उस गाल को छूती है जिसे अभी धैर्य छू कर गया था। धैर्य का खुद के गाल को छूना याद कर धानी के चेहरे पर हयाली लाली छा जाती है। धानी का चेहरा लाल देख आकृति उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओए होए क्या बात है, बड़ी शर्म आ रही है, मैडम को देखो तो कैसे चेहरा लाल हो गया है। आकृति धानी का चेहरा वैसे ही छूते हुए बोलती है जैसे धैर्य छू कर गया था। धानी आकृति का हाथ हटाकर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है और मंद मंद मुस्कुराने लगती है। धैर्य सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था जब उसकी नजर मेन डोर के पास खड़े पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है। उन्हें अपने घर में देखकर भी धैर्य के फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं और वो उन पुलिस ऑफिसर को इग्नोर कर अनूप के पास जाकर पूछता है, हाँ भाई आपने बुलाया? धैर्य के मुंह से अनूप के लिए भाई शब्द सुनकर तो वहां खड़े सभी पुलिस ऑफिसर को एक शॉकर लगता है और हवा सीन की तो पूरी की पूरी हवा ही निकल जाती है, जैसे हवा सीन पूरा का पूरा पंचर हो गया हो। वो अपने बिना बाल वाले सर को खुजाते हुए खुद में बुदबुदाता है, साला जब से ये आया है तब से शौक पर शौक दे रहा है ये एसीपी तो धैर्य शेखावत का
भाई निकला पर कैसे, ये तो यादव है और वो धैर्य शेखावत है, फिर दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। धैर्य के पूछने पर कि क्या अनूप ने उसे बुलाया है तो अनूप धैर्य की तरफ अरेस्ट वारंट बढ़ा देता है और अनूप खुद उन पुलिस ऑफिसर की तरफ चला जाता है। अनूप गौतम से कुछ बात करता है जिसे हवा सिंह सुनने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सुन नहीं पाता है। धैर्य अरेस्ट वारंट पढ़कर अनूप से बोलता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, प्रिया का मर्डर कैसे हुआ मुझे तो ये भी नहीं पता था, मुझे तो न्यूज से पता चला है कि प्रिया मर चुकी है। अनूप जैसे धैर्य से कुछ बोलने वाला होता है कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। अनूप उसे पढ़ता है, उसमें लिखा था आई एम रेडी। वो मैसेज पढ़ते ही अनूप के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो वो किसी के देखने से पहले ही छुपा लेता है और वो धैर्य के कंधे पर अपना हाथ रखकर उससे बोलता है, तुझे मुझ पर भरोसा है। धैर्य अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है तो अनूप वहां खड़े ऑफिसर्स को वहां जिस काम के लिए आए थे वो पूरा करने के लिए बोलता है। वहां हॉल में खड़े सारे फैमिली वाले और पुलिस ऑफिसर्स चौंक जाते हैं कि अनूप धैर्य को अरेस्ट होने कैसे दे सकता है, लेकिन हवा सिंह को कुछ गड़बड़ लगता है। हवा सिंह अपने बगल में खड़े अपने चमचे कांस्टेबल से, कल रात जब मैंने थोड़ा सा इस धैर्य शेखावत के लक्षण के बारे में बोल दिया था तो इस एसीपी ने मुझे मार मार कर मेरा जबड़ा बेन कर दिया था और आज ये इस धैर्य शेखावत को इतनी आसानी से ले जाने दे रहा है, कुछ तो पाक रहा है इस एसीपी के दिमाग में। वो कांस्टेबल, सर अभी तो चुप ही रहिए, नहीं तो क्या पता कल रात की तरह अभी फिर आपकी बिना सर्फ साबुन की आपकी धुलाई हो जाए। तभी संजना जी अनूप से कहती है, अनु बेटा तुम धैर्य को अरेस्ट होने कैसे दे सकते हो, तुम्हें पता है ना अगर धैर्य अरेस्ट होता है तो मीडिया वाले कैसे धैर्य पर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाएंगे। मीडिया को तो बस मौका मिलना चाहिए किसी के घर की इज्जत उछलने के लिए। और शेखावत एम्पायर का तो सोचो, धैर्य के अरेस्ट होने पर शेखावत एम्पायर के शेयर्स पर कितना असर पड़ेगा और शेखावत एम्पायर के शेयर होल्डर क्या सोचेंगे। धैर्य के बारे में अनूप संजना जी को समझाते हुए बोलता है, माँ शेखावत एम्पायर और उसके शेयर्स होल्डर की फिक्र आप मत कीजिए, वो सब रोमी संभाल लेगा। माँ आप मेरी बात सुनो, धैर्य अभी पूरी दुनिया के सामने दोषी है, प्रिया के मर्डर का दोषी, तो क्या आप उसे दोषी बनाकर घर में रखना चाहती है या अभी इन पुलिस ऑफिसर के साथ जाने देकर बाइज्जत बली करार करा के घर वापस लाना चाहती है। बोलिए संजना जी। बास हाँ कहती है। फिर अनूप धैर्य से बोला, तुझे तो अपने भाई पर भरोसा है ना। धैर्य कुछ देर अनूप को देखता है फिर मुस्कुराते हुए पुलिस ऑफिसर की तरफ जाते हुए बोलता है, चले ऑफिसर। हवा सिंह जल्दी से हथकड़ी निकाल उस नए पुलिस ऑफिसर को धैर्य को पहनाने के लिए देता है और कुटिलता से मुस्कुराता है जैसे बोल रहा हो अब तो हथकड़ी पहनना ही पड़ेगा, लेकिन उसके चेहरे के रंग तुरंत बदल जाते हैं। उस ऑफिसर की बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है, जब मिस्टर शेखावत खुद कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी हथकड़ी वापस हवा सिंह के हाथ में देते हुए कोई जरूरत नहीं है। फिर धैर्य को लेकर जाने लगता है। धैर्य डोर पर कर पाता उससे पहले ही उसे संजना जी की आवाज आती है। धैर्य लंच के लिए टाइम पर आ जाना। धैर्य बिना मुड़े मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाता है। सारे पुलिस ऑफिसर ये सोच रहे थे कि कैसे परिवार वाले हैं, बेटा जेल जा रहा है और माँ लंच पर ऐसे वापस आने के लिए बोल रही है जैसे वो किसी काम से बाहर जा रहा हो। शेखावत मेंशन के बाहर बहुत सारे रिपोर्ट्स खड़े थे जो धैर्य के बाहर आते ही उसके ढेरों तस्वीरें खींचने लगते हैं और न्यूज बनाने लगते हैं। पहला रिपोर्ट आप देख रहे हैं किस तरह से शूट बूट में धैर्य शेखावत को जाना पड़ रहा है जेल। प्रिया मर्डर केस में धैर्य शेखावत दोषी पाया गया है। देखना है क्या कोर्ट उन्हें बेल देगी, क्या कोर्ट से धैर्य शेखावत को रिहाई मिलेगी। दूसरा रिपोर्ट देखिए कैसे पुलिस ऑफिसर्स धैर्य शेखावत को उनके ही घर से अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। क्या धैर्य शेखावत ने ही किया है प्रिया सोलंकी का मर्डर? क्या धैर्य शेखावत के जेल जाने से उनकी शेखावत एम्पायर को पड़ेगा कुछ फर्क? तीसरा रिपोर्ट प्रिया मर्डर केस के इंचार्ज नए ट्रांसफर होकर आए ऑफिसर एसीपी अनूप यादव धैर्य शेखावत को अरेस्ट करने आए ऑफिसर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या अनूप यादव ने, क्या उन्होंने प्रिया मर्डर केस किसी को हैंड ओवर कर दिया है? ऐसे ही कई सारी न्यूज शेखावत मेंशन के आगे बनाई जा रही थी। शेखावत मेंशन के गेट पर 3 पुलिया जीप खड़ी थी। धैर्य ऐसे पूछता है कि उसे किस जीप में बैठना है जैसे वो कोई पुलिस जीप ना होकर एक्सपेंसिव फरारी हो। गौतम आज्ञाकार धैर्य को एक जीप की ओर इशारा करता है। धैर्य जाकर उस जीप में बैठ जाता है और उन ऑफिसर से कहता है, आप लोग भी जल्दी बैठो, मुझे वापस जल्दी घर भी आना है। धैर्य को देख वो सब यही सोच रहे थे जैसे धैर्य किसी पार्टी में जा रहा हो। सब ऑफिसर जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में धैर्य के करने के लिए तो कुछ नहीं था, उसका फोन भी घर से निकलते टाइम अनूप ने ले लिया था। धैर्य हल्के हल्के गुनगुने लगता है और कुछ सोचने लगता है और जैसे उसे कुछ याद आता है वो मुस्कुराने लगता है कि कैसे उसने धानी और आकृति की बात सुनी थी।
जब धैर्य कमरे से निकाल डोर बंद कर जाने लगता है तो उसे आकृति का धानी को उसका नाम लेकर छेना सुनाई देता है। ओए होए सरमना, तो देखो कैसे चेहरा पूरा लाल हो गया है। ये सब सोच धैर्य भी मंद मंद मुस्कुराने लगता है। गौतम जो धैर्य के साथ ही बैठा था, धैर्य को मुस्कुराते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। गौतम को खुद को अजीब नजरों से देखता पाकर धैर्य उससे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तो गौतम ना में सर हिला देता है। तो फिर तुम मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाओगे, धैर्य गौतम से कहता है। तो गौतम भी मुस्कुराते हुए ही धैर्य से कहता है, शादी नहीं हुई है सर, पर एक गर्लफ्रेंड है जिससे जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। फिर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर धैर्य को जीप से निकाल कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाने लगते हैं। धैर्य चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है और सामने खड़े इंसान को देखते हुए बोलता है, द क्रिमिनल लॉयर अमाक्ष कुमार सिसोदिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पहले गौतम जीप से नीचे उतरता है, फिर धैर्य को नीचे उतार कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाने लगता है। धैर्य चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है और सामने खड़े इंसान को देखते हुए बोलता है, आमाक्ष सिसोदिया, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। धैर्य उसके पास जाता है तो आमाक्ष धैर्य के पेट पर एक मुक्का जड़ देता, फिर उसे किक मारता है। धैर्य आमाक्ष से बचते हुए उससे बोलता है, अबे रुकना, कितना मरेगा? धैर्य के रोकने पर आमाक्ष हांफते हुए रुक जाता है। धैर्य आमाक्ष से बोलता है, सिर्फ मरेगा ही या फिर गले भी लगाएगा? जा साले, नहीं लगता तुझे गले? बोल आमाक्ष खतरनाक तरीके से धैर्य को देखने लगता है। सारे पुलिस ऑफिसर उनसे थोड़ी दूरी पर थे, इसलिए उनकी बात किसी को सुनाई नहीं देती है। सिर्फ आमाक्ष को धैर्य को मारते देखते हैं, जिसे देख सबको लगता है कि अब उनके बीच बहुत लड़ाई होगी। तो गौतम जो उनके थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सामने का सीन देख गौतम खुद ही अपने जगह पर रुक जाता है, क्योंकि धैर्य को मुंह के ओर किक मारने के बाद आमाक्ष ने धैर्य को गले लगा लिया था, जिसे देख वहां सारे पुलिस ऑफिसर, जिनको लग रहा था कि अब धैर्य और आमाक्ष के बीच घमासान युद्ध होगी, वो सब बस उन्हें अपने आंखें फाड़े गले मिलते हुए देख रहे थे। आमाक्ष धैर्य से बोला, साले कमीने, तुझे मेरी याद नहीं आती है ना? एक ही शहर में रहकर भी मुझसे मिलता नहीं है, और अगर अनूप मुझे नहीं बताता तो तू तो मुझे बताने वाला था ही नहीं कि तेरे साथ ये सब हो गया है। कैसा है तू यार? दोस्त हूँ तेरा, दुश्मन नहीं। तू खुशी में ना सही मुसीबत में तो मुझे याद कर ही सकता है ना? या तू ये भी भूल गया था कि तेरा एक दोस्त भी है? आमाक्ष गुस्से से धैर्य को खुद से दूर धकेलते हुए बोलता है, और अनूप ने बताया कि तूने शादी कर ली, कंजूस कहीं का, शादी में बुलाया तक नहीं। और भाभी कैसी है? मेरी वैसी जैसी तू कॉलेज में बोला करता था। धैर्य को आमाक्ष की बात सुनकर धानी का चेहरा याद आ जाता है। जब सुबह धैर्य को केक खिलाने के टाइम उसका चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब के जैसे लाल हो गया था। धानी का चेहरा याद आते ही धैर्य मुस्कुरा देता है, जिसे देख आमाक्ष बोलता है, लगता है भाभी का असर तुझ पर बहुत गहरा पड़ा है, इसलिए तो भाभी का नाम लेते ही तेरे चेहरे पर मुस्कान ने जगह ले ली। बताना, भाभी बहुत खूबसूरत है क्या? हाँ बहुत खूबसूरत है, तू घर आएगा तो मिल लेना तेरी भाभी से। लेकिन धैर्य आमाक्ष से बोला, लेकिन साले तू भी तो मुझे भूल गया है, इतना बड़ा वकील जो बन गया है, द एडवोकेट आमाक्ष सिसोदिया। तू इस शहर का नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर जो बन गया है, जो कभी कोई केस हारता नहीं है, अब मुझे क्यों याद करेगा तू? फिर दोनों गले लगकर हंसने लगते हैं। अलहवासीन अपने चमचे कांस्टेबल से देखा, ये एसीपी अनूप यादव का दाव। ऐसे ही उसने अपने भाई को पुलिस के साथ नहीं भेजा, पूरी तैयारी उसने पहले ही कर ली थी। धैर्य शेखावत के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसका वकील पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कांस्टेबल, कौन सी बात सर? हवासीन यही कि ये जो सामने वकील खड़ा है, इसे केस लेने के लिए राजी करना इतना आसान नहीं है, इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। फिर एसीपी ने इसे धैर्य शेखावत का केस लेने के लिए राजी कैसे कर लिया? हवासीन का चमचा कांस्टेबल उसकी बात सुनकर कहता है, सर इसे ही तो कहते हैं मांझा हुआ खिलाड़ी। धैर्य आमाक्ष से दूर होकर उससे पूछता है, भाई ने तुझे ये सब कब बताया? और वो तुझसे मिले कब? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। आमाक्ष जैसे बोलना शुरू करता है, वो ऑफिसर जो धैर्य को अरेस्ट करने गया था, वो बीच में आकर आमाक्ष के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, सर आप यहाँ? आमाक्ष उस ऑफिसर से हाथ मिलाता है और उससे बोलता है, हाँ इंस्पेक्टर, मैं धैर्य शेखावत का लॉयर हूँ। वो ऑफिसर, तो सर पहले अंदर चलकर इनके बेल के लिए धैर्य को दिखाते हुए फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। तो आमाक्ष भी उस ऑफिसर से हाँ बोलते हुए धैर्य को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और धैर्य के बेल कराने की सारे पेपर वर्क पूरे करता है। धैर्य भी फॉर रजिस्टर पर साइन करता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। धैर्य आमाक्ष से, अब बता तुझे भाई
ने कब बताया ये सब। आमांश बोलना शुरू करता है। पिछले रात जब अनूप हवासीन को धैर्य के खिलाफ गलत बोलने पर मारता है तो गौतम अनूप को हवासीन से दूर कर घर जाने के लिए बोलता है। तब अनूप अपनी कार में बैठ वहां से निकल तो जाता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे उसे अभी घर जाने का मन ही ना हो। वो इस समय बहुत गुस्से में भी था, तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अनूप एक सुनसान रास्ते पर कार रोकता है और कार से बाहर निकलकर कार के टायर पर लात मारते हुए बोलता है, मेरे भाई के बारे गलत बोल रहा था, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जिसने भी मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की है उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर अनूप खुद को शांत कर किसी को कॉल करता है। उधर से एक लड़का 3-4 रिंग बजने पर कॉल रिसीव करता है और अपनी निंदाई आवाज में हेलो बोलता है। अनूप उसकी निंदाई आवाज को इग्नोर कर उससे पूछता है, कहाँ है तू और क्या कर रहा है। वो लड़का अपने फोन घूर कर देखता है और गुस्सा मारने के जैसा करते हुए बोलता है, इतनी रात को कोई क्या करता है, सोता है ना। मैं भी सो रहा हूँ। अनूप उस लड़के से, मैं घर आ रहा हूँ, उठ जा बोल। बिना उसकी बात सुने अनूप कॉल कट कर देता है। अभी मेरी बात तो। अनूप अनूप हेलो हेलो अनूप। वो लड़का फोन पर हेलो हेलो बोलता रह जाता है। थोड़ी देर में अनूप एक बंगलो के आगे अपनी कार रोकता है। उस बंगलो के दीवार पर लगे नेम प्लेट पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था सिसोदिया हाउस। उस बंगलो का वॉचमैन आकर लोहे से बना बड़ा सा गेट खोल अनूप को ग्रीट करता है। अनूप कार स्टार्ट कर बंगलो के अंदर घुस जाता है और कार से बाहर निकलकर उस बंगलो के मेन डोर का बेल बजाता है तो एक लड़का जो नींद में झूम रहा था वो आकर डोर खोलता है और सामने अनूप को देखकर बोलता है, साले कमीने, खुद तो सोता नहीं है और मुझे भी सोने नहीं देता है। क्या काम है तुझे? कल सुबह भी तो बता सकता था तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अभी ही मेरी नींद हराम करना है ना। अनूप उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखता है जिसने अभी सिर्फ कच्छा और बनियान पहना हुआ था। अनूप उसे टोटली इग्नोर कर अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उस लड़के से बोलता है, आमांश हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन। वो आमांश अनूप के पास आकर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगता है, लेकिन अनूप को सीरियस होता देख आमांश भी सीरियस हो जाता है। बोल क्या बात है? अनूप उसे टीवी ऑन कर प्रिया मर्डर केस से जुड़े न्यूज दिखाता है। आमांश, मुझे क्या करना है? अनूप उसे धैर्य की शादी और प्रिया के बारे में सब बताता है, उसे सब चीज समझा देता है कि आमांश को क्या करना है। प्रेजेंट टाइम। ओ तो इसलिए एसीपी सर इतने शो थे कि आप लंच टाइम से पहले घर पहुंच जाएंगे। गौतम धैर्य और आमांश की बातें सुन उनसे कहता है तो धैर्य गौतम से बोलता है, अगर मेरे भाई ने ये सब प्लान नहीं भी किया होता ना, तब भी वो कुछ भी करके मुझे लंच से पहले घर लेकर ही जाते, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे लंच साथ में करने के लिए बोला है और मेरी माँ की बोली हुई हर बात मेरे भाई पूरा करते हैं, चाहे उसके उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे भाई के लिए सबसे ऊपर मेरी माँ है। धैर्य के घर से जाने के बाद इतने देर से सारा तमाशा देख रहे दादू अनूप से पूछते हैं, अनूप तुमने कुछ सोच रखा है ना, इसलिए तुमने इतनी आसानी से धैर्य को उनके साथ जाने दिया है? क्या मैं जान सकता हूँ? अनूप जो अपने कमरे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, दादू की बात सुन उनके पास आता है और उनसे बोलता है, दादू धैर्य भाई मेरा, उसे बचाने के लिए खुद को मार सकता हूँ और बिना कोई प्लानिंग के मैं उसे उन पुलिस ऑफिसर के साथ जाने देता नहीं। दादू बिल्कुल भी नहीं दादू, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ और ये अच्छे से जानता हूँ कि जब कोई पुलिस वालों के हाथ से चढ़ता है तो वो अपने सीनियर्स के, अपने घर के जितने भी फरास्ते सांस होते हैं ना, वो सब उसके आदमी के ऊपर ही निकलते हैं। फिर अनूप पिछले रात से लेकर अब तक की सारी कहानी दादू और सबको बता देता है। आकांक्षा अनूप की बात सुन उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोलती है, भाई हम सब ने सोचा था कि भाभी का बर्थडे है तो बड़ी नहीं तो छोटी सी पार्टी करेंगे, लेकिन धैर्य भाई ही नहीं है, अब कैसे करेंगे पार्टी? हमारा तो पूरा प्लान ही खराब हो गया, अब क्या करें? अनूप आकांक्षा के दोनों गाल खींचते हुए, तुम पार्टी की तैयारी कर सकती हो, माँ ने कहा ना धैर्य को लंच तक घर आ जाने, वो आ जाएगा। आकांक्षा अनूप से अपने गाल छुड़ाते हुए आ भाई लगती है ना, फिर आकांक्षा अनूप के गले लग जाती है। अनूप आकांक्षा को खुद से अलग करते हुए बोलता है, अच्छा तुम लोग पार्टी की तैयारी करो, मुझे ड्यूटी के लिए रेडी होना है। कह अनूप अपने कमरे की ओर चला जाता है। अनीता भी अनूप के पीछे कमरे में चली जाती है। संजना जी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती। दादू और दादी लिविंग एरिया में बैठ चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगते हैं। आकांक्षा कुछ सर्वेंट के साथ मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगती है। रिया के फ्लैट पर रिया सोफे पर बैठ अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए पैर पर पैर रख बैठ वाइन पी रही थी और सामने टीवी पर चल रही धैर्य के अरेस्ट होने की न्यूज देख रही थी। वाइन का ग्लास हिलाते हुए रिया सोफे से उठ टीवी के पास जाती है और वॉल पर लगे टीवी पर अपना सर लगाकर स्क्रीन पर चल रहे धैर्य की न्यूज पर धैर्य को छूकर फिर ग्लास में अपनी एक उंगली डालती है, फिर उसी उंगली को निकाल कर अपने मुंह में डालती है। ओम धैर्य बेबी, जैसे इस वाइन में नशा है वैसे ही तुम भी मेरे लिए एक नशा हो, और धैर्य के तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है धैर्य बेबी, जैसे एक शराबी के लिए उसकी शराब जरूरी होती है, ठीक वैसे ही तुम मुझे
जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, और इसलिए तो मैंने उस प्रिया को मार दिया। मेरे और तुम्हारे बीच आने से पहले ही उसे हमारे बीच से निकाल कर फेंक दिया, कहकर पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर टीवी पर धैर्य को किस कर बोलती है, लेकिन धैर्य शेखावत गुस्से से चीखकर ग्लास टीवी पर मारती है, जिससे टीवी का ग्लास और वाइन का ग्लास टूटकर नीचे फर्श पर बिखर जाता है। तुमने क्या किया? तुमने किसी और से शादी कर उसे हम दोनों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। हाँ धैर्य शेखावत, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें क्या लगा जैसे पूरी दुनिया इस बात से अनजान है कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं? तो मैं भी अनजान रहूंगी? नहीं धैर्य शेखावत, नहीं, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हारी शादी प्रिया से नहीं तो किसी और से हो गई है। दरअसल रिया ने प्रिया को पार्लर से अगवा करवा लिया था। जब वो शादी के लिए पार्लर रेडी होने गई थी, फिर अपने आदमी को शेखावत मेंशन के बाहर लगा रखा था और एक आदमी को घर के अंदर शादी में शामिल रखा था, ताकि अगर किसी भी कारण से धैर्य किसी और से शादी करता है तो रिया के आदमी उसे इन्फॉर्मेशन दे सके। और आकृति को धानी को अंदर ले जाते हुए बाहर खड़ा आदमी देख लेता है, और अंदर जो आदमी शादी में शामिल था वो धैर्य की शादी का शॉर्ट वीडियो और फोटो रिया को भेज देता है। लेकिन रिया के फोन साइलेंट होने पर रिया वीडियो और फोटो सुबह धैर्य के उसके फ्लैट से जाने के बाद जब वो फोन ऑन करती है तब देख पाती है। लेकिन धैर्य शेखावत, तुम ये भूल गए कि रिया मेहरा को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है उसे रिया मेहरा हर हाल में अपना बनाकर ही रहती है, और मैं तुम्हें भी अपना बनाकर ही रहूंगी। और इसलिए अगर मुझे उस लड़की को भी उस प्रिया की तरह मारना पड़े तो मैं उसे भी मार कर उस प्रिया के पास ऊपर भेज दूंगी। फिर दोनों सौतन मिलकर हम दोनों को यहाँ आराम से और खुशी से साथ रहते हुए देखेंगी। फिर पूरे हॉल में घूमते हुए रिया किसी पागलों की तरह हंस रही थी, फिर अचानक हंसना छोड़कर बोलती है, और तुम जो ये आज जेल जा रहे हो ना, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। तो धैर्य बेबी, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ बेबी, ये सब मैंने ही किया है। तुम्हें पता है कैसे मैंने क्या किया? प्रिया के मरने से पहले तुम उससे मिलने उसके फ्लैट पर गए थे ना, तो मैं अपने आदमियों से कह प्रिया की बॉडी उसके फ्लैट में डलवा दी और पुलिस को फोन कर ये बताया कि कृष्ण फ्लैट पर एक मर्डर हुआ है। और तुम्हें पता है जब पुलिस को पता चला तो वो सबसे पहले प्रिया के फ्लैट का सीसीटीवी फुटेज देखी, तो उसमें आखिरी बार तुम प्रिया के साथ नजर आए, क्योंकि मैं मेरे आदमियों की प्रिया की बॉडी उसके फ्लैट में डालने वाला सीन डिलीट करवा दिया है। और अब देखो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर जेल ले गई हूँ ना। मैं स्मार्ट है ना बेबी? रिया पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए ये सब बोलती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक जेल में रहने नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे रहने दे सकती हूँ? मैं तुम्हें जेल से जल्दी छुड़ा लूंगी, तब तक मुझे धोखा देने की सजा भुगतो। बोल हंसते हुए पूरे हॉल का सामान तोड़ने फेंकने लगती है शेखावत। मेंशन पर अनूप अपने कब्र के पास खड़ा होकर अपनी वर्दी निकाल रहा था। अनहिता पीछे से आकर अनूप को गले से लगा लेती है। अनूप, क्या हुआ जान? अनहिता अनूप के कंधे पर किस करते हुए, कुछ नहीं। अनूप आगे घूम अपने सामने कर अनहिता की कमर को पकड़ अपने से चिपकाते हुए, तो फिर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो? अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जान, सोच लो। अनहिता अनूप को धक्का देते हुए, तुम ना अनूप बस हर वक्त वही सब सोचते रहते। अनहिता की आगे की बात उसके गले में ही घुट कर रह जाती है, क्योंकि अनूप बिना किसी वार्निंग के अनहिता के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। अनूप के सडन किस करने से अनहिता एकदम संत खड़ी हो जाती है। अनूप पहले तो सॉफ्ट किस करता है, फिर अनहिता के होठों को छोड़कर उससे कहता है जान किस मी। अनहिता जो अब तक संत खड़ी थी अनूप के बोलने पर अपने सेंस पर आती है, तो अनूप फिर से उसे किस करने लगता है, और इस बार अनूप वाइल्ड किस कर रहा था और अनहिता भी अनूप के किस का रिस्पॉन्स बराबर दे रही थी। अनूप अब अनहिता के पूरे बॉडी पर अपने हाथ चला रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में अनहिता के ब्रेस्ट को भी सहला रहा था, जिससे अनहिता के मुंह से एक आह निकलती है, जो अनूप के उसे लीप किस करने से उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ पाती है। और अब तो अनहिता भी पिघल रही थी। संजना जी नीचे नाश्ता रेडी कर डाइनिंग टेबल पर मेड की मदद से लगा भी देती है और हॉल में बैठे दादू और दादी को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। वो दोनों भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे बहू, अनु और अनहिता को भी बुला लो, बच्चा अभी से घर से निकलेगा तो जाने कब मेरे बच्चे को खाने को मिले। दादी संजना जी को देख बोलती है, जी माँ अभी बुलाती हूँ। आकांक्षा जो नाश्ता करने टेबल पर बैठने ही जा रही थी, उसे संजना जी अनूप और अनहिता दोनों को नाश्ता करने के लिए बुलाने भेजती है। जा तो आकांक्षा, दोनों काओ बुला ला, वो भी नाश्ता कर ले फिर जाएगा अपनी ड्यूटी पर। जी माँ बोल आकांक्षा दोनों को बुलाने उनके कमरे की तरफ चली जाती है। अनूप के कमरे पर घुसते ही भाई भाभी माँ सामने का सीन देख आकांक्षा की बोलती ही बंद हो जाती है।